हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि हम 25 डेज इकोनॉमिक कैप्सूल सीरीज़ फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम 25 डेज में कंप्लीट इकोनॉमी के कोर कॉन्सेप्ट को प्रीलिम्स 2025 के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ये लेक्चर 30 to 40 मिनट्स का होने वाला है, और अगर आप इस लेक्चर को कम्प्लीटली अच्छे से देख लेते हो तो आई कैन श्योर यू कि नेशनल इनकम से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन डेफिनेटली डू इट इन प्रीलिम्स। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट एक ही वीडियो में कंप्लीट नेशनल इनकम के बारे में आपको पता चल जाएगा। आप चाहो तो वीडियो को 1.5x में देख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। देखिए, 5 पॉइंट्स इसके बारे में हम जानेंगे कि क्यों नेशनल इनकम कैलकुलेट करना इम्पॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि नेशनल इनकम हेल्प टू एक्सेस द ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। नेशनल इनकम जो है ये हमें एक कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। सपोज हमें इंडिया का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जानना है फ्रॉम 2015 टू 2025। इन 10 सालों में इंडिया ने कैसा इकोनॉमिक ग्रोथ परफॉर्म किया है, ये हम कब जान सकते हैं? अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप जीडीपी के द्वारा नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो, जीएनपी के द्वारा नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो, एनएनपी के द्वारा नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, और ये हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री जानने में मदद करता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है गवर्नमेंट यूजेस नेशनल इनकम डेटा टू डिज़ाइन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। नेशनल इनकम के डेटा से हमें किसी भी कंट्री का फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मदद मिलती है। गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसीज डिसीजन जो है वो नेशनल इनकम के डेटा के हिसाब से बनाती है। थर्ड है कि हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को कंप्यूट करके इन्फ्लेशन को मेज़र कर सकते हैं। किसी भी देश में 2 टाइप के जीडीपी होते हैं। एक होता है नॉमिनल जीडीपी जो कि करंट प्राइस पे निकाला जाता है, और एक होता है रियल जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइस में निकाला जाता है। इन दोनों को कंपेयर करके हम इन्फ्लेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि नेशनल इनकम का डेटा हमें अपने कंट्री के एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में बताता है, और साथ ही साथ पॉलिसी मेकर्स को ये हेल्प करता है जॉब क्रिएशन स्ट्रैटेजीज बनाने में। यानी कि नेशनल इनकम का डेटा हमें अपने कंट्री के एम्प्लॉयमेंट लेवल का स्टेटस देता है, साथ ही साथ जॉब क्रिएशन के स्ट्रैटेजीज को बनाने में हेल्प करता है। एंड एट द लास्ट, नेशनल इनकम एनालाइज करने में मदद करता है कि आउट ऑफ 3 सेक्टर्स, दैट इज़ योर प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स में से किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज़्यादा है। तो ये हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में मदद करता है। तो ओवरऑल ये 5 पॉइंट है जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। तो ये 5 पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं सबसे पहला पैरामीटर, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। दोस्तों, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का कई तरीका है, जिसमें से सबसे पहला तरीका है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो बेसिकली जीडीपी है क्या? तो इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विस का, जो किसी भी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, दोस्तों वही है हमारा जीडीपी।
तो बेसिकली अगर जीडीपी को डिफाइन किया जाए तो जीडीपी इज नथिंग बट इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। ना यहाँ पे थोड़ा सा कंट्री के बॉर्डर को समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बॉर्डर है दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल बॉर्डर। यहाँ पे हम इंडिया के पॉलिटिकल बॉर्डर को नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे इकोनॉमिक टेरिटरी को लेते हैं। अब ये इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या क्या आता है, तो इसमें इंडिया का जियोग्राफिकल टेरिटरी तो आता ही है, साथ ही साथ इसमें हमारे इंडियन एम्बेसीज, फिशिंग वेसल्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, ये सारे चीज़ इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी हमारे जियोग्राफिकल टेरिटरी से बड़ा होता है। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम इकोनॉमिक टेरिटरी का मदद लेते हैं, जिसमें जियोग्राफिकल टेरिटरी प्लस ऑल दिस थिंग्स आर एडेड। दूसरा है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जीडीपी को कैलकुलेट करने में हम हमेशा फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस जो भी हुआ है उसके फाइनल वैल्यू को लेते हैं, ना कि हम इंटरमीडिएट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हम हमेशा किसी भी चीज़ का फाइनल वैल्यू को काउंट करते हैं, और गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है फॉर इंडिया के लिए ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में होता है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो ये एक साल के अंदर हम जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस्ड करते हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, उसे ही जीडीपी कहा जाता है। तो जीडीपी में बस 3 कंपोनेंट याद रखना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, इकोनॉमिक टेरिटरी एंड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब दोस्तों, जब हमने जीडीपी को समझ लिया है तो अब हम समझते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। एनडीपी क्या होता है? जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आता है उसे ही कहा जाता है एनडीपी। तो बेसिकली एनडीपी इज नथिंग बट इट इज़ द जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? तो किसी भी सामान के वैल्यू में गिरावट आना, फॉल इन द प्राइस ऑफ एनी गुड्स। किसी भी सामान के दाम में जो गिरावट आता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो हम जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो वो हमें वैल्यू देता है एनडीपी का। तो यहाँ पे हमने 2 कॉन्सेप्ट्स को समझा। सबसे पहले हमने समझा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स टोटल वैल्यू, टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और फिर हमने समझा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस। अब इसे समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर ये मार्केट प्राइस है क्या। तो बेसिकली मार्केट प्राइस इज द प्राइस विच कंज्यूमर पेज फॉर एनी गुड्स एंड सर्विस। मार्केट प्राइस रिफर्स टू द प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विस आर ब्रॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। यानी कि मार्केट में आप जिस प्राइस पे किसी भी चीज़ को या किसी भी सामान को या किसी भी सर्विस को परचेस कर रहे हो, वही उसका मार्केट प्राइस कहलाता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मार्केट प्राइस में हम इनडायरेक्ट टैक्स को तो इंक्लूड करते हैं, बट हम सब्सिडीज़ को इंक्लूड नहीं करते। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला है कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी अल्टीमेटली करता क्या है। तो इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी सामान के, किसी भी गुड्स या सर्विस के प्राइस को बढ़ा देता है। वहीं पे सब्सिडीज़ जो है किसी भी सामान, किसी भी गुड्स और सर्विस के प्राइस को घटा देता है। बेसिकली जब गवर्नमेंट हमें किसी भी गुड्स एंड सर्विस के ऊपर सब्सिडी देती है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमें 2 कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इनडायरेक्ट टैक्स के ऐड होने से प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्रीज हो जाता है, और सब्सिडी को एक्सक्लूड करने से
प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिड्यूस्ड हो जाता है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक मोबाइल प्रोडक्शन के कॉस्ट को लेता हूँ। एक मोबाइल के प्रोडक्शन कॉस्ट का वैल्यू है 15,000 रुपीज़। इस 15,000 पे गवर्नमेंट से मुझे सब्सिडी मिल गई 1,000 रुपीज़ का। यानी कि अगर मैं यहाँ पे फाइनल प्रोडक्शन कॉस्ट का बात करूँ, फाइनल प्रोडक्शन कॉस्ट का बात करूँ, तो फाइनल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा हो जाएगा ₹15,000 माइनस ₹1,000, क्योंकि 1,000 मुझे क्या मिला, सब्सिडीज़ मिल गई। तो ये कितना निकल के आया नेट वैल्यू, ₹14,000। यानी कि अब जो मैं जीएसटी कैलकुलेट कर रहा हूँगा वो मैं इस 14,000 में जीएसटी को कैलकुलेट करूँगा। तो 18% ऑफ 14,000 इज 2520। तो जो फाइनल वैल्यू है उसमें मैं इस 2520 को भी ऐड करूँगा, क्योंकि ये हमारा जीएसटी है। तो ये निकल के आएगा 16,520 रुपीज़। तो ये हमारा फाइनल मार्केट वैल्यू है, इसे ही हम फाइनल मार्केट प्राइस कहते हैं। तो यानी कि मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस पे हमें कोई भी गुड्स और सर्विस मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि हमें इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना है और सब्सिडीज़ को माइनस कर देना है, जिसमें कि हमने एग्जाम्पल लेके देखा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस। नाउ अनदर कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट, तो एक चीज़ हमें पता है कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में हमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। अब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ इनकम पे करना पड़ता है। जैसे फॉर लैंड के लिए हम पे करेंगे रेंट, फॉर लेबर के लिए हम पे करेंगे वेजेस, फॉर कैपिटल के लिए हम पे करेंगे इंटरेस्ट एंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम पे करेंगे प्रॉफिट। तो यानी कि इन चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का 4 फैक्टर्स ऑफ इनकम हम पे करेंगे। तो बेसिकली फैक्टर कॉस्ट जो होता है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिनोट करता है। किसी भी सामान को, किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका फैक्टर कॉस्ट होता है। तो क्योंकि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, तो इसमें हम ना ही इनडायरेक्ट टैक्स को काउंट करते हैं और ना ही सब्सिडीज़ को काउंट करते हैं। यानी कि फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए हम इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना कि जो भी मार्केट प्राइस है उसमें से आप टैक्स को माइनस कर दो और साथ ही साथ सब्सिडीज़ को माइनस कर दो। तो टैक्स और सब्सिडीज़ को माइनस करके जो फाइनल वैल्यू आएगा उसे ही हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको कितना पड़ रहा है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फार्मर है जो वीट को सेल करता है 20 रुपीज़ पर केजी में, यानी कि इसके वीट का मार्केट प्राइस है 20 रुपीज़ पर केजी। अब इस 20 रुपीज़ पर केजी वीट पे उसे 2 रुपीज़ पर केजी टैक्स देना पड़ता है। यानी हर 1 केजी वीट के सेलिंग पे इसे 2 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा और हर 1 केजी वीट के सेलिंग पे इसे 3 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सब्सिडी भी मिल रहा है। यानी कि इसे टैक्स देना है 2 रुपीज़ पर केजी और सब्सिडी मिल रहा है इसे 3 रुपीज़ पर केजी। तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, 20 जो कि इसका मार्केट प्राइस था, इसमें से मैं पहले माइनस करूँगा टैक्स को और देन मैं इसमें ऐड कर दूँगा सब्सिडी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया है कि टैक्स किसी भी चीज़ के दाम को बढ़ाता है और सब्सिडी किसी भी चीज़ के दाम को घटाता है। तो अल्टीमेटली
टैक्स इसे पड़ रहा था ₹2 और सब्सिडी इसे सरकार के द्वारा दिया जा रहा था ₹3 पर केजी। तो जो फाइनल फैक्टर ऑफ कॉस्ट निकल के आया वो ₹21 पर केजी निकल के आया। तो अल्टीमेटली अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, तो फैक्टर कॉस्ट बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस करता है, जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट को समझा। पहला कॉन्सेप्ट था हमारा मार्केट प्राइस के बारे में और दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा फैक्टर कॉस्ट के बारे में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये समझते हैं बेसिकली कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न बाय कंट्री रेसिडेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्स एंड इनकम अर्न बाय फॉरेन फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्स। यानी कि ये डिफरेंस है इनकम का जो कि एक रेसिडेंट फॉरेन कंट्री से कमा रहा है और एक फॉरेन का इंसान हमारे कंट्री से कमा रहा है। इन दोनों का डिफरेंस जो है ये हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देता है। सबसे पहले समझते हैं कि इनकम क्या क्या हो सकता है। इनकम आपका रेंट हो सकता है। अगर आपने किसी को मकान किराए पे दिया है इंडिया में, या आपका कोई प्रॉपर्टी है फॉरेन कंट्री में और आपने उसको रेंट पे दिया है, तो आप वहाँ से रेंट कमा सकते हो। आप वेजेस कमा सकते हो, सैलरी। अगर आप कहीं पे सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो तो आप वहाँ पे आपको वेजेस मिल जाएगा। आपने अगर किसी को लोन दे रखा है तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, या आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है मनी तो प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी कि जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ भी वही 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है। रेंट हम किसके लिए पे करते थे? लैंड के लिए। वेजेस हम किसको देते थे? लेबर्स को। इंटरेस्ट हमें कब मिलता था? कैपिटल पे। और प्रॉफिट कौन लेता था? तो एंटरप्रेन्योर लेता था। तो बेसिकली जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यही अल्टीमेटली आप देखो कि इनकम के सोर्सेस बन रहे हैं। तो ये हमें पता चल गया कि इनकम का 4 सोर्स हो सकता है: लैंड, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसे समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक इंडियन सिटीज़न है जिसका नाम है सुरेश, जो यूएस में एक आईटी सेक्टर में जॉब करता है और इसे मंथली मिलता है ₹30,000। वहीं पे एक सैम है जो यूएस का सिटीज़न है बट इंडिया में वो क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है, और उसे सैलरी मिलता है 20,000। यानी कि ये सुरेश जो है ये इंडियन सिटीज़न है, ही इज़ एन इंडियन सिटीज़न, बट देन ऑल्सो ही इज़ वर्किंग इन यूएसए, तो इसे 30,000 रुपीज़ सैलरी मिल रहा है। और ये सैम जो यूएस का रेसिडेंट है वो इंडिया में जॉब कर रहा है और उसे मिल रहा है 20,000। यानी कि जो नेट फैक्टर इनकम है 30,000 इंडियन बाहर से इंडिया लेके आएगा और ये 20,000 सैम इंडिया से यूएस लेके जाएगा। तो जो डिफरेंस है वो निकल के आ रहा है 10,000 का। यानी कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि नेट फैक्टर इनकम आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेट फैक्टर इनकम आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ये नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव कब होगा, नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव कब होगा, इसमें हम थोड़ी देर में आएंगे। अभी के लिए हम खाली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जो बेसिकली इनकम अर्न्ड बाय अ फॉरेनर इन इंडिया माइनस इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 इनकम्स। ठीक है, कोई अगर इंडियन सिटीजन फॉरेन में कमा रहा है और कोई फॉरेनर इंडिया में कमा रहा है, तो उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देता है। ठीक है तो यहाँ पे हमने समझा कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे और समझते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जिसे हम जीएनपी कहते हैं। अगर आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं
और इजीली पढ़ सकते हैं। अब आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर। तो बेसिकली जब हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें हम इंडियन रेसिडेंट के द्वारा कमाया गया पैसा और फॉरेन के द्वारा कमाया गया पैसा, बेसिकली हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी चीज़ प्रोड्यूस्ड हो रहा था उन सबको काउंट कर लेते हैं। बट जीएनपी में एक चीज़ को याद रखना है कि यहाँ पे हम बस इंडियन के द्वारा कमाया गया पैसा को काउंट करेंगे। मतलब यहाँ पे रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर भी हम वही चीज़ कैलकुलेट कर रहे होंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, लेकिन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज कंट्री रेसिडेंट, कि वो इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, तो जीएनपी को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसमें हमारे देश में खाली जो चीज़ बन रही है हम उसी को कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का दो तरीका हो सकता है कि आप अपने टोटल जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दो। जितना भी आपके देश का जीडीपी है उस जीडीपी में जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दोगे तो वो जो वैल्यू निकल के आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि इंडिया का जीडीपी है 30 लाख करोड़ और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंडिया का है 10 लाख। तो इंडिया का जो टोटल जीएनपी निकल के आएगा वो आएगा 310 लाख 310 लाख करोड़। ठीक है, 310 लाख करोड़ जो है ये हमारा जीएनपी निकल के आएगा। तो बेसिकली जीएनपी इज द टोटल अमाउंट ऑफ जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उस देश के कंट्री के रेसिडेंट के द्वारा जो बनाया जा रहा है बस आप उसे ही कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट आता है एनएनपी का। जीएनपी के बाद आता है कॉन्सेप्ट एनएनपी का, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो जीएनपी मीन्स टोटल। अब आप इसमें से नेट वैल्यू निकाल रहे हो तो अगेन आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे। जब भी आपको नेट प्रोडक्ट नेट वैल्यू चाहिए तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो। यानी कि जब मैं नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँगा तो मैं जीएनपी के वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा। यानी कि एक्सक्यूज मी, यानी कि जो भी हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करने पे हमें मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है और नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली नेशनल इनकम तो हमें तीनों सेक्टर से आ रहा है। इंडियन इकोनॉमी को हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर इज मोर और लेस सर्विस सेक्टर, ये खाली सर्विस प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी सेक्टर इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि प्राइमरी सेक्टर से सामान को लेके मैन्युफैक्चर करता है। तो जो नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करना है वो इन तीनों सेक्टर का करना होगा, क्योंकि ये तीनों सेक्टर कुछ ना कुछ गुड्स को एंड सर्विस को बना रहे हैं। तो क्योंकि ये कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विस को बना रहे हैं तो हमें इन तीनों सेक्टर के बारे में जानना होगा। तो बेसिकली प्राइमरी सेक्टर जो होता है ये बेसिक सेक्टर है, यानी कि ये कोई भी चीज़ को ग्रो करता है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग एंड क्वायरिंग, ये सारा हमारा प्राइमरी सेक्टर है। वहीं पे अगर बात किया जाए सेकेंडरी सेक्टर का तो सेकेंडरी सेक्टर इज मोर और लेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे इसमें क्लोथिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटीज़ ये सारे आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। एंड टर्शरी सेक्टर इज मोर और लेस सर्विस सेक्टर, जैसे बैंकिंग, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सब हमारे आ जाते हैं टर्शरी सेक्टर विच इज़ अ सर्विस सेक्टर। ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये दोनों सेक्टर गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो जब हम जीडीपी निकालते हैं या जीएनपी निकालते हैं तो इन तीनों सेक्टर के वैल्यू को ऐड करते हैं। दिस वाज द कॉन्सेप्ट। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा मुझे खांसी हो रखी है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यह है कॉन्सेप्ट नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। लोग अक्सर इन दो कॉन्सेप्ट के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। अभी तक हमने जीडीपी को तो समझ लिया कि एक कंट्री के अंदर फाइनेंशियल ईयर में जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसे हम जीडीपी कहते हैं। बट एक चीज़ यहाँ समझने वाला है कि जीडीपी भी दो टाइप का होता है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। अब समझते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। बेसिकली इंडिया के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड हो रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में हम जितना भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका जो करेंट मार्केट वैल्यू है, जब हम उससे जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज नोन एज योर नॉमिनल जीडीपी। यानी कि नॉमिनल जीडीपी जो होता है उसमें हम करेंट मार्केट प्राइस को लेते हैं, किसी भी गुड्स के करेंट मार्केट प्राइस को उस पर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कॉस्ट ऑफ पेन 2025 में 20 रुपीज़ था और हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया 100, यानी कि पेन का जो करेंट प्राइस है पेन का जो करेंट मार्केट प्राइस है वो 20 रुपीज़ है और हमने कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया 100। तो नॉमिनल जीडीपी के फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी कि 20 इंटू 100 मीन्स 2000 रुपीज़ जो होगा ये हमारा क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी यानी कि जो हमारे देश का नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होता है वो करंट मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए नॉमिनल जीडीपी हमेशा देखने में ज़्यादा होता है। बट रियल जीडीपी क्या होता है, इसमें भी हम टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस को ही काउंट करते हैं बट एट अ कांस्टेंट प्राइस, जिसे हम बेस ईयर कहते हैं। और ये बेस ईयर कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। NSO डिसाइड करता है ये बेस ईयर, और करेंटली जो बेस ईयर है ये 2011-12 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें हमें समझनी है। नॉमिनल जीडीपी में एक चीज़ याद रखना है कि ये करंट मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट किया जा रहा है, और रियल जीडीपी पे हमें याद रखना है कि ये बेस ईयर पे कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी देखने में ज़्यादा होगा बट रियल जीडीपी कम होगा, क्योंकि ये बेस ईयर में कैलकुलेट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं रियल जीडीपी के कैलकुलेशन का। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ पेन 2025 में 20 रुपीज़ है, बट कॉस्ट ऑफ पेन जो बेस ईयर था हमारा वो 15 रुपये उस समय था पेन का प्राइस। तो क्योंकि हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम करंट मार्केट वैल्यू तो नहीं लेंगे, हम लेंगे बेस ईयर वाले प्राइस को। तो क्वांटिटी अभी भी 100 प्रोड्यूस हुआ 2025 में क्वांटिटी तो 100 प्रोड्यूस हुआ था। तो अब आप देखो रियल जीडीपी 1500 रुपये है, यानी कि वो जो 500 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा था वो बेसिकली इन्फ्लेशन था। दैट इज़ नॉट द जीडीपी, दैट इज़ इन्फ्लेशन। बेसिकली वो इन्फ्लेशन को शो कर रहा था, राइज इन कॉस्ट ऑफ प्राइस। तो बेसिकली कभी भी हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हम प्राइस बेस ईयर वाले का लेते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का। अब जब हमने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को समझ लिया है तो अब हम आते हैं एक पैरामीटर पे जिसे कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल और रियल जीडीपी के जब हम रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें देता है जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू। ठीक है,
अब इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका हम एक पूरा का पूरा एग्जाम्पल समझते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 ईयर लिया है, 2020, 2021 एंड 2022, 2020, 21 एंड 22। 2020 को मैंने एज अ बेस ईयर ट्रीट किया है। ये हमारा क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज़ अ क्वांटिटी। 2020 में हमने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, 2021 में हमने 110 यूनिट्स एंड 2022 में हमने 120 यूनिट्स, यानी कि ये हमारे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है। और ये हमारा प्राइस पर यूनिट है, यानी कि पहले 2020 में प्राइस 50 रुपीज़ था, 21 में ये 60 रुपीज़ हुआ, 22 में ये 70 रुपीज़ हुआ। अब नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से हम क्या करेंगे कि जो भी करंट मार्केट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट प्रोड्यूस से। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें वैल्यू मिलता है 5000, 6600, 8400। क्योंकि ये नॉमिनल जीडीपी है तो हमें याद रखना है कि करंट मार्केट वैल्यू पे ही हम कैलकुलेट कर देते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे ही हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो जो मार्केट प्राइस चल रहा था हमने उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया। बट रियल जीडीपी के केस में ऐसा नहीं होता है। रियल जीडीपी के केस में ऐसा नहीं होता है। रियल जीडीपी के केस में हम हमेशा क्वांटिटी को बेस प्राइस से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला जिस साल बेस ईयर रहता है उस साल नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों सेम होता है, ये चीज़ हमें याद रखना है। तो इस समय तो ये भी 5000 आएगा, बट 21 में ये 5500 हो जाएगा और 2022 में 6000 हो जाएगा। यानी कि आप डिफरेंस देखो, जहाँ पे नॉमिनल जीडीपी 2022 पे 8400 था, वहाँ पे रियल जीडीपी 6000 है, यानी कि 2400 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए हमेशा नॉमिनल जीडीपी देखने में ज़्यादा लगता है, बट रियल जीडीपी हमें रियल डेटा देता है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने पे फॉर्मूला के हिसाब से हमें जीडीपी डिफ्लेटर मिला 100, 120 एंड 140। बट इनका मतलब क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं। देखो, जीडीपी डिफ्लेटर 100% कब होगा? सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जीडीपी डिफ्लेटर 100% कब होगा? तो जिस ईयर हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को इक्वल मानेंगे वो बेस ईयर होगा। यानी कि जो हमारा बेस ईयर है उस टाइम हमारा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों सेम हो जाएगा। जैसे आप इस केस में देख लो, 2020 को हमने बेस ईयर लिया था, तो आप देखो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों सेम है। और यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर 100% निकल के आता है, यानी कि यहाँ पे कोई इन्फ्लेशन का शो नहीं हो रहा है। अब अगर हमारा जीडीपी डिफ्लेटर ग्रेटर देन 100 आता है तो इसका मतलब है कि हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन है। और अगर हमारा जीडीपी डिफ्लेटर लेस देन 100 आता है, यानी कि हमारे कंट्री में डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन नहीं है, महंगाई घट रही है। तो आप देखो कि दोनों ही केस में जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ये 20 के रेशियो से बढ़ रहा है। तो यानी कि हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन है। माइल्ड इन्फ्लेशन होना अच्छा होता है, ये हम इन्फ्लेशन के टॉपिक में समझेंगे कि जब माइल्ड इन्फ्लेशन होता है तो बेसिकली कंट्री के लिए अच्छा सिचुएशन है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हम इन्फ्लेशन के टॉपिक में बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। बट अभी के लिए आपको क्या समझना है कि जीडीपी डिफ्लेटर 100% कब होगा? ये तभी होगा जब नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के इक्वल होगा, ठीक है। और 100% और ग्रेटर देन 100 है यानी कि इन्फ्लेशन है, लेस देन 100 है यानी कि डिफ्लेशन है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसे एकदम अच्छे से आप समझ लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको इतने अच्छे से फ्लो चार्ट बना के समझाया। अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट में आता हूँ जीएनपी का वापस से। और जो मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव है और किस कंडीशन में बोलेंगे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है। आइए एक कंडीशन को लेते हैं, जापान का सिचुएशन लेते हैं। जापान का जो जीडीपी है वो जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन $500 बिलियन का है। यानी कि ओवरऑल जो जापान का जीडीपी है वो $500 बिलियन है। अब एक जापानी सिटीज़न है जो अब्रॉड किसी दूसरे देश में जाके इनकम कमाता है, ठीक है।
तो उसे मिलता है $300 बिलियन। वो 300 बिलियन कमा रहा है, ठीक है। एक जापानीज सिटीज़न है जो किसी दूसरे कंट्री में जाके जॉब करता है और उसे उसका सैलरी मिलता है, तो वो उसका जो इनकम अर्न है वो $300 बिलियन है। वहीं पे एक फॉरेनर है जो जापान में जाके कमाता है, ठीक है। एक फॉरेनर है जो जापान के अंदर जाके काम करता है और उसे मिलता है $100 बिलियन। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल है कि जितना पैसा आपके देश वाले बाहर जाके कमा रहे हैं और जितना पैसा बाहर वाले आपके देश में आके कमा रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस कर दो। तो यहाँ पे जापानी सिटीजन बाहर जाके कितना कमा रहा था? 30 बिलियन, 300 बिलियन। और फॉरेनर जापान में जाके कितना कमा रहा था? 100 बिलियन। यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या निकल के आया? 200 बिलियन। तो यानी कि अभी अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखे तो ये पॉजिटिव में है। तो जीएनपी क्या हुआ? जीएनपी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीडीपी कितना था? 500 बिलियन और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आया? 200 बिलियन। यानी कि जापान का जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो 700 बिलियन है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि जब जीएनपी बड़ा हो और जीडीपी छोटा हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव किस कंडीशन में होगा? उसी कंडीशन में ये पॉजिटिव हो सकता है जब हमारा जीएनपी बड़ा हो, जीडीपी छोटा हो, ठीक है। वहीं पे एक सिचुएशन लेते हैं इंडिया का। इंडिया का ओवरऑल जीडीपी है 4400 बिलियन का, 400 बिलियन का हमारा जीडीपी है। और इनकम अर्न बाय इंडियन अब्रॉड, एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, एक इंडियन सिटीजन है जो अब्रॉड में कमा रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिटीजन। एक इंडियन सिटीजन है जो दूसरे देश में जाके अर्न कर रहा है 50 बिलियन, ठीक है। और वहीं पे एक फॉरेनर है जो इंडिया में आके अर्न कर ले रहा है 100 बिलियन। यानी कि हमारे देश में कोई आके ज़्यादा कमा ले रहा है और हम उसके देश में जाके कम इनकम अर्न कर रहे हैं। तो नेट फैक्टर इनकम हमारा क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्नड माइनस इनकम पेड। तो ये हमारा जो नेट फैक्टर इनकम है ये नेगेटिव में आ गया। 50 माइनस 100 ये हमारा नेगेटिव वैल्यू आ गया। अब हम जीडीपी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जीएनपी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या करेंगे कि जीडीपी में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। तो जब हम 400 में प्लस करेंगे -50 को तो ये निकल के आएगा 350 बिलियन। यानी कि इंडिया का जो जीएनपी है ये इसके जीडीपी से कम हो गया। यानी कि जीएनपी का वैल्यू लेस हो गया जीडीपी से। जीडीपी बड़ा था, जीएनपी लेस हो गया। यानी कि हमारे देश में फॉरेनर आके ज़्यादा कमा ले रहे हैं, क्योंकि जीएनपी तो हमारे देश का हमें बताता है हाल और जीडीपी तो ओवरऑल दोनों को काउंट कर लेता है। तो इस कंडीशन में हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को आप कोई भी बुक में पढ़ोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कब पॉजिटिव होगा। तो सिंपल हमें कंडीशन याद रखना है कि जीएनपी बड़ा होना चाहिए, जीडीपी छोटा होना चाहिए। कैसे? तो मैंने आपको पूरा का पूरा डेटा देके समझा दिया। उसी तरीके से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव कब होगा? जब हमारा जीएनपी छोटा हो जाए जीडीपी से। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पॉजिटिव और नेगेटिव होने का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ एक एक स्लाइड जो मैंने आपके लिए बनाया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि किन किन मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक है प्रोडक्ट मेथड, एक है इनकम मेथड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, इनकम मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड को हम टोटल आउटले मेथड के नाम से जानते हैं। जो सबसे रेलेवेंट डेटा हमें देता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड।
यानी कि जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है इसे एनएसओ के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड को कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड बेसिकली क्या बोलता है कि हमारे जितने भी 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, दैट इज सर्विस सेक्टर, इन तीनों का वैल्यू को ऐड कर लो और माइनस कर दो इनके इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, तो जो वैल्यू निकल के आ रहा होगा वो हमारा प्रोडक्ट मेथड में काउंट होता है। तो बेसिकली इसमें हम जीवीए को कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि आउटपुट ऑफ ऑल 3 सेक्टर, तीनों सेक्टर दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जो आउटपुट देगा और उसमें से हम माइनस कर लेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ये हमें जीवीए का वैल्यू देता है। वहीं पे हम समझते हैं इनकम मेथड क्या होता है। तो इनकम मेथड में बेसिकली आप जितने भी टाइप के इनकम होते हैं उन सबको आप ऐड कर दो तो भी हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। चाहे आप एम्प्लॉय का बात करो तो एम्प्लॉय है तो उसे वेजेस वगैरह मिल रहा होगा। ऑपरेशन सरप्लस बेसिकली अगर आप कहीं से रेंट उठा रहे हो, कहीं से इंटरेस्ट उठा रहे हो, कहीं से रॉयल्टी ले रहे हो, तो ये सब आपका ऑपरेशन सरप्लस है। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो अपना सेल्फ बिजनेस रन कर रहा है तो इन तीनों के इनकम को ऐड करने से हमें नेशनल इनकम मिल जाता है। बट ये 2 मेथड बहुत ही डिफ़िकल्ट है डेटा लेने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली सब कोई अपना इनकम को डिस्क्लोज नहीं करता है। और प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होता है तीनों सेक्टर का और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। तो जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है नेशनल इनकम को और जो सबसे रेलेवेंट मेथड है वो एक्सपेंडिचर मेथड है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में बेसिकली होता क्या है कि आप जितना भी सेक्टर है उनके जितने भी खर्च है उन सारे खर्च को क्या करते हो, ऐड कर देते हो, और इसे हम टोटल आउटले मेथड के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं, तो इसमें हम पर्सनल कंजम्पशन को ऐड कर रहे होते हैं, इसमें हम इन्वेस्टमेंट को ऐड कर रहे होते हैं, इसमें हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे डेटा कंट्री में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है उनका हम डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि जीडीपी को कैलकुलेट करना यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें आप अपने पर्सनल कंजम्पशन को कैलकुलेट करो, कोई अगर इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रहा है तो उसको ऐड करो, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है उसको ऐड करो, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के डिफरेंस को ऐड। यानी कि फॉर्मूला जो होता है ये होता है C+I+GE+X-M, यानी कि पर्सनल कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में फार्मूला देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला फॉर एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमेशा याद रखना कि जीडीपी को एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करने के लिए आप जहाँ जहाँ खर्चा हो रहा है उन सारे एक्सपेंडिचर को ऐड कर देते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट कॉन्सेप्ट, कि जब हमने इतना नेशनल इनकम को पढ़ ही लिया तो एक जान लेते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करता है। तो हमारे देश में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो काम है ये सौंपा गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को, एनएसओ को, जो किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता है, तो ये करता है एनएसओ, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल 1 शॉर्ट कंप्लीट लेक्चर था नेशनल इनकम के ऊपर, जिसमें नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट, वो हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। आपको अगर इस वीडियो के लेक्चर्स को डाउनलोड करना है पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाके इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 नेशनल इनकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।